हेलो फ्रेंड्स, आज के यहाँ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओएस क्या होता है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड हाउ टू हैंडल ओएस थ्रू यूएस एफडीए। जी हाँ दोस्तों, एफडीए के नॉर्म्स क्या होते हैं ओएस हैंडलिंग में और ओएस क्या होता है, तो आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ओएस एज डिफाइंड बाय द एफडीए। OS results include all test results that fall outside the specifications or acceptance criteria established in drug application, drug master file, official Compendia or by the manufacturer। कोई भी रिजल्ट जो अपनी स्पेसिफिकेशन के बाहर हो, इसको ही OS यानी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। ये फंस गया। दोस्तों, अब हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे OS इन्वेस्टिगेशन एज पर US FDA का फ्लो चार्ट। तो दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट आता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, जो कि फेज़ 1 बोलते हैं। दोस्तों, इस फेज़ 1 इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें 7 पॉइंट आते हैं। पहला असेसमेंट ऑफ रॉ डाटा, दूसरा कैलकुलेशंस, तीसरा इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन, चौथा रेफरेंस स्टैंडर्ड या केमिकल्स, पांचवा मेथड वैलिडेशन, छठा री एग्जामिनेशन ऑफ सैंपल और सातवां वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो इन 7 पॉइंट से आप अवेयर होंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं सेम वायल सेम फ्लास्क, सारे इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन चेक करना अगर ओएस हो जाता है तो, रॉ डाटा का रिव्यू करना, उसका प्रोसेस, उसकी कैलकुलेशन चेक करना, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क वेरिफिकेशन, मेथड वैलिडेशन का डाटा वेरीफाई करना कि उसके अकॉर्डिंग कोई इम्प्योरिटी या कुछ भी जो एक्सीड होके आ रही है वो मेथड वैलिडेशन में कहीं दिया तो नहीं है उसके बारे में, रेफरेंस स्टैंडर्ड या केमिकल्स की वैलिडिटी, एक्सपायरी और इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशंस है कि नहीं, और कैलकुलेशंस प्रॉपर किया गया है कि नहीं। तो ये सब दोस्तों फेज़ 1 के अंदर आता है, जिसे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बोलते हैं। तो दूसरा है फेज़ 2 इन्वेस्टिगेशन, जिसे फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं, फेज़ 2A, फेज़ 2B और फेज़ 2C। उसमें पहला पॉइंट होता है प्रोडक्शन प्रोसेस रिव्यू, दूसरा होता है ऑल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग। तो आप समझ गए होंगे दोनों पॉइंट, ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्शन का पूरा इन्वॉल्वमेंट, दैट इज़ कॉल्ड फेज़ 2A। फेज़ 2B दोस्तों होता है, इसमें पहला पॉइंट एडिशनल टेस्टिंग, जिसमें 2 पॉइंट आते हैं, रीटेस्टिंग और रीसैम्पलिंग। इस ग्राफ के बाद मैं आपको इसके डेफिनेशंस बताऊंगा, इसका मतलब बताऊंगा क्या होता है। तीसरा है दोस्तों फेज़ 2C, जिसमें आता है एवरेजिंग और आउटलायर टेस्टिंग। ये भी आपको दोस्तों थिंग्स टू रिमेंबर, आगे चीज़ें हैं मैं बताऊंगा। और उसके बाद इन तीनों का जो कंक्लूजन होता है, दैट इज कॉल्ड कंक्लूडिंग द इन्वेस्टिगेशन। उसमें 3 पार्ट आते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट, कॉशंस, फील्ड अलर्ट रिपोर्ट। तो दोस्तों 3 पॉइंट आते हैं इसमें, इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट, कॉशंस और फील्ड अलर्ट रिपोर्ट। इनकी भी डेफिनेशन मैंने आगे समझाई है विद मीनिंग कि क्या होता है ये। तो दोस्तों एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। फेज़ 2 में आता है फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, फेज़ 2A, B, C। फेज़ 2A में प्रोडक्शन प्रोसेस रिव्यू, ऑल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग। फेज़ 2B में एडिशनल टेस्टिंग, पहला रीटेस्टिंग, रीसैम्पलिंग। फेज़ 2C में 2 पॉइंट एवरेजिंग और आउटलायर टेस्टिंग। और इन तीनों का होता है कंक्लूजन, उसमें भी 3 पार्ट होते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट, दूसरा कॉशंस और तीसरा फील्ड अलर्ट रिपोर्ट। तो दोस्तों ये हुआ ग्राफ OS का हैंडलिंग एज पर US FDA। अब दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा ये जो पॉइंट्स हैं, कुछ एडिशनल टेस्टिंग, एवरेजिंग, आउटलायर टेस्टिंग, इंटरप्रिटेशन वगैरह, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड बताता हूं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों पॉइंट्स टू रिमेंबर में पहला पॉइंट रीटेस्टिंग। The samples used for retesting should be taken from same homogeneous material that was originally collected from the lot tested and yielded the OS result। तो सेम लॉट से ही आपको सैंपल लेना है जिससे आपका OS हुआ था और जिससे आपकी टेस्टिंग हुई थी इनिशियल वाली, उसी लॉट से दोबारा रीटेस्टिंग के लिए आपको सैंपल मैंडेटरी है, लेना ही लेना है। और दूसरा है रीसैम्पलिंग। तो रीसैम्पलिंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग ए स्पेसिमन from any additional unit collected as a part of original sampling procedure or from a new sample collected from the batch। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर रीसैम्पलिंग की नौबत आती है एडिशनल टेस्टिंग के लिए, तो आपको रीसैम्पलिंग उसी सेम लॉट से कलेक्ट करना है जिस लॉट से इनिशियली वो बैच आया था, और वही प्रोसीजर सैम्पलिंग का फॉलो करना है जो इनिशियली अप्लाई किया गया था एज पर SOP, दैट इज द थंब रूल ऑफ द रीसैम्पलिंग।
दोस्तों अगला पॉइंट है आउटलायर टेस्टिंग। आउटलायर में रिजल्ट फ्रॉम द डेविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब टेस्ट मेथड और इट मे बी रिजल्ट ऑफ वेरिएबिलिटी इन द सैंपल. It should not be assumed that reason for an outlier is an error in testing procedure rather than inherent variability in the sample being tested. तो इसका मीनिंग है जैसे आपका सैंपल है उसको क्रश करके आपने ऐसे लगाया, उसकी लिमिट थी स्पेसिफिकेशन लिमिट 90 से 110% और रिजल्ट आया 88% जो कि OS हो गया और उसका कोई कॉज नहीं मिल रहा है, तो हमें लगा उसका माइट बी कॉज इम्प्रॉपर क्रशिंग है या इम्प्रॉपर सोनिकेशन और शेकिंग. तो ये पॉइंट बोलना चाह रहा है, तो हमें इन दो कॉज को माइट बी या मे बी करके OS को क्लोज नहीं करना है. ठीक है दोस्तों, कोई भी चीज़ का प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना है, भले ही कोई एजम्पशन बेस ही हो, मगर उसको आपको प्रैक्टिकली और फंक्शनली प्रूव करना है और तभी हमें आगे बढ़ना है. ठीक है दोस्तों, इट मीन्स हमें OS को कभी ये माइट बी करके करेक्टिव सैंपल एनालिसिस करके क्लोज नहीं करना है. Although we have to perform all possible statistical should be provided for future related to those both assumed causes such that improper crushing or improper sonication for its root cause. यदि वो improper crushing या improper sonication अगर रूट कॉज हम एज्यूम कर रहे हैं तो उन दोनों के लिए हाइपोथेसिस हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमें ज़रूर करनी पड़ेगी उसको फ्यूचर में दिखाने के लिए कि वही हमारा रूट कॉज था या नहीं. दोस्तों अगला पॉइंट है एवरेजिंग. तो एवरेजिंग मीन्स यदि आपके करेक्टिव एक्शन में डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट सैंपल री एनालिसिस आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उन डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट इंडिविजुअल रिपोर्ट जो रिजल्ट आपका आया है उन तीनों का एवरेज करके आपको रिपोर्ट करना है. दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेबल वैल्यू एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज एवरेजिंग ऑफ द वैल्यू. दोस्तों अगला पॉइंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट. तो इसका मीनिंग है ऑल रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम हाइपोथेसिस एनालिसिस शुड बी इनवैलिडेटेड. तो जितनी भी हाइपोथेटिकल एनालिसिस की गई थी उन सब के जो भी रिजल्ट आए उसको इनवैलिड करना है और केवल वही रिजल्ट हमें रिपोर्ट करने हैं जो कि करेक्टिव एनालिसिस के थ्रू लगाए गए हैं. बट दैट शुड बी पास. अगर वो रिज़ल्ट हमारे पास है तभी उनको रिपोर्ट करना है जो हमने डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट में करेक्टिव एनालिसिस लगाई थी. अगर हमारा सैंपल फेल होता है तो हमें इनिशियल रिज़ल्ट को ही रिपोर्ट करना है. दैट इज़ कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन. अगला पॉइंट है कॉशंस. मतलब है इन केस वेयर सीरीज ऑफ ऐसे टेस्ट आर रिक्वायर्ड बाय टेस्ट प्रोसीजर एंड सम ऑफ इंडिविजुअल रिजल्ट्स आर OS एंड रिमेनिंग आर विद इन स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड ऑल्सो एवरेजिंग इज ऑल्सो विद स्पेसिफिकेशन लिमिट दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज OS. का मतलब यह है कि अगर आपने डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट में सैंपल लगाया और उसमें एक रिजल्ट पास हो रहा है एक रिजल्ट फेल, भले ही एवरेज भी पास हो रहा हो तो उसको भी OS कंसीडर करना है. दोस्तों ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ करेक्टेड एनालिसिस शुड बी पास. सारी की सारी पास होनी चाहिए और उनका एवरेज भी पास होना चाहिए. दैट इज मीनिंग ऑफ कॉशन. अगला पॉइंट है फील्ड अलर्ट रिपोर्ट. फॉर दोज प्रोडक्ट दैट आर सब्जेक्टेड फॉर अप्रूवल and abbreviated new drug application regulation required submitting within 3 working days a field alert report of information concerning any failure of distributed batch to meet of the specification established. तो दोस्तों जो बैच ऑलरेडी कॉमर्शियल हैं तो और उनमें अगर OS हुआ है तो उसकी रिपोर्ट हमें 3 दिन के अंदर, एटलीस्ट फेज़ 1 तक की जो रिपोर्ट है उसको हमें 3 दिन के अंदर रेगुलेटेड बॉडी को फॉर्म करना है. इसका रीज़न ये है दोस्तों कि हमारा बैच ऑलरेडी मार्केट में कंज्यूमेबल हो रहा है और अगर कोई फेलियोरिटी उस बैच के रिकॉर्डिंग होती है तो उसको रिकॉल करने का एटलीस्ट हमें मौका मिल सके. दैट इज कॉल्ड फील्ड अलर्ट रिपोर्ट. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.